हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपके अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 12 का जो समार्ट हिंदी है उसको पढ़ रहे थे और 6 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 7वां चैप्टर का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका सारांश बता दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिएगा तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो यही चैप्टर था, यहाँ लिख दिए कक्षा 12 हिंदी पाठ 7वां था। इसका नाम था ओ सदा नीरा। इसका लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर। इसमें ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, इसको हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो यह एक निबंध था और इसमें हम बताए थे कि इससे अगले वाले वीडियो में कि लेखक ने इस पाठ में बिहार के चंपारण में बहने वाली गंडक नदी, उसके किनारों पर बिखरी संस्कृति, चंपारण के नीलहे किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किया गया अत्याचार तथा अनेक प्रकार के जो भी वहाँ क्रांतिकारी आए, लड़े और वहाँ रह गए, उनकी संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है। तथा इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में जो किसानों पर अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ जो वो आंदोलन किए और उन्होंने वहाँ शिक्षा व्यवस्था के लिए जो कुछ भी व्यवस्था किए उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें के फर्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के कारण क्या हैं। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में इसका सारांश बताए थे, तो आप लोगों को समझाए भी थे कि चंपारण में पहले बहुत ज़्यादा जंगल घना हुआ करता था, नदियों के किनारे भी, जिससे जब हिमालय से नदियाँ निकल कर जाती थी गंडक, तो वह अन्य जगह नहीं फैल पाती थी क्योंकि जो जंगल था उसकी जड़ों में पानी रुक जाता था, इधर उधर पानी नहीं जाता था, जिससे बाढ़ नहीं आता था। लेकिन 12वीं-13वीं शताब्दी में गियासुद्दीन तुगलक ने वहाँ के एक राजा थे हरिदेव सिंह, उस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने से पहले सेना को ले जाने के लिए रास्ता चाहिए, इसलिए चंपारण के क्षेत्र में जो भी महावन था उसको काट कर बिल्कुल एकदम समतल कर दिया। उसके बाद से जब भी पानी आता था, घना जंगल न होने के कारण पानी चारों तरफ फैल जाता था और प्रचंड रूप ले लेता था, जिससे अधिक मात्रा में जान माल की खतरा होती थी। तो वही क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के कारण क्या था। तो यहाँ से उत्तर देखिए, यहाँ लिख दिए हैं। चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो कि पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने के बाद वो महावन समतल हो गया। बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था और वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप लेने लगा। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोककर आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। तो इस निबंध में हम बताए भी थे कि बहुत से राजाओं ने आक्रमण करने के लिए आए, जैसे गियासुद्दीन तुगलक ने, नृपसिंह ने, विक्रम द्वितीय ने, ये सब विजय के यात्रा पर यहाँ आए थे। और पहले होता था ना कि कोई भी राजा अगर किसी पर आक्रमण किया, अगर वह जीत गया तो उसका जितना धन दौलत है वो सब उसका हो जाता था। तो जो राजा जीत जाता था वह वहाँ नहीं रहता था, अपने सेनापति को वहाँ रख देता था। वहाँ के जो भी है उस सब सामान को, धन को रक्षा करने के लिए, और वह आगे फिर युद्ध करने के लिए निकल जाता था। ऐसा ही हुआ यहाँ चंपारण क्षेत्र में बिहार के कि बहुत से राजाओं ने आया, यहाँ आक्रमण किया, जीता और अपने सेनापति को यहीं रख दिया। तो जो भी सेनापति हैं, जिस भी वंश को बिलोंग करते हैं, जिस भी वंश से वो हैं, वहाँ के जो भी उनकी कला है, उनकी संस्कृति है, उनकी कल्चर है, रहन सहन है,
पूजा पाठ करने का तरीका है, पहनावा ओढ़ावा है, बातचीत करने का तरीका है, ये सब जहाँ रहेगा वहाँ करवे करेगा। जैसे मान लीजिए कि बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली में, बनारस में, कहीं कहीं जाकर बह जाते हैं, तो वहाँ जब छठ होता है तो वहाँ वो सब आदमी धूमधाम से अपना सब मनाता है। यहाँ का जो कल्चर है, होली अच्छा से मनाता है। तो एक मतलब यही हुआ कि जहाँ का आदमी है अगर दूसरा जगह चल गया तो अपने इतिहास की कीमिया यानी कि जो भी उसके संस्कृति कल्चर है उसको वहाँ लेकर जाएगा, वहाँ मनाएगा। तो वही हुआ इतिहास में, चंपारण क्षेत्र में। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया क्या है? तो लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए राजा नान्यदेव चालुक्य विक्रमादित्य के सेनापति यहीं बस गए। तो जो भी कल्चर संस्कृति लेकर आए होंगे यहाँ वो करवे करेंगे। तो यही है, यही इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया है, यानी अपनी कल्चर संस्कृति को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएगा वो करवे करेगा। चलिए तो आप लोग वीडियो रोक कर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर क्वेश्चन है कि धांगर शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हम इस निबंध में बताए भी थे कि इस निबंध में चंपारण का क्षेत्र है, वहाँ पर जो भी किसानों पर अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था उसका भी वर्णन किया गया है। तो उसी के वर्णन करते हुए लेखक ने यह उस निबंध में बताया है कि अंग्रेज़ों ने नील की खेती कराने के लिए दूसरे जगह से मजदूर को भाड़े पर लेकर आते थे कि नील की खेती करने के लिए। तो यही एक छोटा नागपुर है, उसी के पठार से आदिवासियों कुछ वंशजों को यहाँ चंपारण में लाए थे नील की खेती करने के लिए। वही एक उरांव भाषा होता है, जैसे हिंदी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती इसी तरह होता है ना, तो उरांव एक भाषा है। तो उसी उरांव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, यानी कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी कि यहाँ से विदेश में जो लोग कमाने जाते हैं गिरमिटिया मजदूर, पहले बिहार के पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो उरांव एक भाषा है, तो इसी में उरांव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ये लोग बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज थे। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में यहाँ लाया गया था, यहाँ मतलब चंपारण में लाया गया था, अंग्रेजों ने यहाँ लाया था नील की खेती करवाने के लिए। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, लिख लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो इसमें लेखक ने बताया है कि अनेक प्रकार के क्रांतिकारियों ने आया यहाँ आक्रमण किया और उनके सेनापति यहीं पर रह गए, और अनेक प्रकार के वहाँ के जातियों का भी वर्णन किया गया है, जैसे थारू, मुंडा इत्यादि अनेक प्रकार के जाति होते थे। तो इसमें एक थारू जनजाति का भी निबंध में उल्लेख किए हैं जगदीश चंद्र माथुर ने, और उनकी कला का परिचय का भी इसमें उल्लेख किए हैं। तो थारू जो जनजाति थे उनमें अनेक प्रकार के कलाएँ थी, जैसे वो लोग धान रखने के लिए, जैसे गांव में आदमी डेली उली बनवाता है, उसी तरह वो सब सिक से बनाते थे, जिसमें अनेक प्रकार के फूल मतलब निकाल कर बनाते थे, रंगे हुए सिक से बनाते थे। उसके बाद उनके झोपड़ी में जो प्रकाश जलता था उसमें भी अनेक प्रकार के कलाओं से वह सजाते थे। ऐसे अनेक प्रकार के उनकी कलाएँ थी और रिवाज थे। जैसे यहाँ हम लिख दिए हैं, शिकार करने के लिए और खेती करने के लिए जो वो सब औजार मुझ से बनाते थे, उसमें भी उन सब की कला थी। तो वही इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे, यानी कि अपने मन से नहीं, पाठ में जो उल्लेख किया गया है उनकी जो कला के बारे में उसी को बारे में इसमें लिखना है। तो यहाँ उत्तर लिख दिए हैं, थारुओं के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है, यानी कोई भी व्यक्ति का जो भी कला रहता है वह उसका महत्वपूर्ण ही अंग ही होता है, उसी के द्वारा वह कमाकर अपना पालन पोषण करता है। तो सबकी कला महत्वपूर्ण अंग है, उनकी कला सराहने योग्य है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंग वाली सीख से टोकरी बनाते थे। खेतों में काम करने तथा शिकार करने वाले पदार्थ मुझ से बनाते थे। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उनमें भी उनकी कला नज़र आती थी।
तो यह निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा इसको लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में दिया रहेगा इतने शब्द में लिखिए, नहीं तो इस तरह यह कम से कम 30-40 शब्द में है। आशा करते हैं आप लोग यह क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। यानी कि जो चंपारण के किसान थे उन पर अंग्रेज क्या अत्याचार करते थे, यही क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें उल्लेख करते हुए लेखक क्या कहते हैं कि उस समय जब 3 कठिया प्रथा अंग्रेजों ने चलाया था। 3 कठिया प्रथा का मतलब होता है कि अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो 17 कट्ठा पर कोई भी फसल उगाइए, लेकिन 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा। नील होता था कि नील से रंग बनता था, और उस समय विदेशों में इसका बहुत ज़्यादा मांग था और बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था, इसलिए अंग्रेज सब बेचने के लिए नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करवाने से यह हानि होता था कि खेत की उर्वरकता ख़त्म हो जाती थी, उसमें 1-2 साल तक अन्य फसल नहीं उगता था, इसलिए किसान सब नील की खेती नहीं करना चाहते थे और बहुत कम ही पैसा अंग्रेज देते थे इस खेती करने के लिए। और जब कोई भी अंग्रेज का कोई भी पदाधिकारी जो वहाँ के लोकल पदाधिकारी हैं वो बीमार पड़ता था तो अंग्रेज़ों से पैसा वसूल कर उसके इलाज के लिए जाता था। अगर किसान के घर पर कोई शादी विवाह है, कोई खुशी का मौका है, तो उसके लिए भी किसान को साहब के पास नजराना भेजना पड़ता था। अगर साहब कोई चीज़ खरीद रहे हैं जैसे हाथी, घोड़ा, तो इस तरह खरीदने के लिए भी किसानों से पैसा वसूला जाता था। ये सब अत्याचार जो चंपारण के किसान हैं उन पर अंग्रेज़ों ने किया है। वही क्वेश्चन है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो यहाँ से उत्तर लिख दिए हैं। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किए हैं। वे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। साहब बीमार पड़े तो उनके इलाज के लिए पैसा किसानों से वसूले जाते थे। तो आशा करते हैं यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ओ सदा नीरा निबंध का 5 नंबर तक क्वेश्चन सब्जेक्टिव कर लिए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं कि लड़का सभी वही होता है, वीडियो देखेगा, अगर ज़्यादा देर का वीडियो है तो देखते देखते उसका मन उब जाएगा, नीचे लगा देगा फिर कोई भोजपुरी गाना देख रहा है। इसलिए हम वीडियो सब छोट बनाते हैं। उतना ही देर में अगर आप देखते हैं तो एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी करवाएंगे वह आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।